हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान से जो न्यूज़ आ रही है। आईएमएफ को फिर दोबारा से कोशिश करी जा रही है कि प्लान को रिवाइव करा जाए। तो आपको पता ही है कि शरीफ साहब अभी पेरिस में थे और वहाँ हर एक लीडर से मिल रहे थे और अपने तरीके से भीख मांगी जा रही थी। तो वहाँ पे उनकी मुलाकात जो है वो आईएमएफ की एमडी से हुई, क्रिस्टलीना से। और उन्होंने उनको बहुत इम्प्रेस करा, और इतना इम्प्रेस करा कि उन्होंने भी बोला ठीक है, हम आपके प्रोग्राम को देखेंगे। आप अपने लोगों को बोले कि वो हमारे जो कंसर्न ऑफिसर्स हैं उनसे कांटेक्ट करें। तो इस हकदार को बोला गया शरीफ साहब ने कि भाई आप जल्दी से जल्दी उनसे कांटेक्ट करिए और 30 जून से पहले पहले इस प्रोग्राम को हमें रिवाइव करना है। ये हमारी बात हो गई है उनके एमडी से, और यही मौका है कि किसी भी तरीके से हम उनको अपनी तरफ के खींचे ला सकते हैं। और हमने उनको बोला कि उनकी जो भी है बातें, जो भी क्लॉजेज होंगे वो हम सब मानेंगे। अरे साहबदार, बात जरा ध्यान से समझा करो, तुम इमोशनल मत हो जाया करो। अंदर की बात कुछ और होती है, बाहर की बात कुछ और होती है। अरे कहने में और करने में फ़र्क होता है ना। कागज़ों में लिख दो, वो जो जो मांगे कागज़ों में लिख दो। भाई वो कह रहे हैं कि टैक्स बढ़ाओ, बढ़ा दो, टैक्स तुम बढ़ा दो। वो कह रहे हैं कि अपने रेवेन्यू इंक्रीज़ करो, कर दो अपनी इंक्रीज़। कागज़ों में कर दो, बजट में कर दो, दिखा दो, मेरे से साइन ले लो, मैं साइन कर दूंगा। अरे आपको पता नहीं है तरीके होते हैं ये हिसाबदार, ये नहीं होता कि हमने ये करना ही है और ये करना ही है, ये उनको बताना है। और जो हमने करना है वो हमने तो अपने तरीके से करना ही है। और फिर अल्टीमेटली जो टैक्सेस का बर्डन है किसके ऊपर जा रहा है? ना तेरे ऊपर जा रहा है, ना मेरे ऊपर जा रहा है, तो लोगों के ऊपर जा रहा है ना। तो जाने दे। इनडायरेक्ट टैक्सेस और डायरेक्ट टैक्सेस कुछ बढ़ा दे, रेवेन्यू इंक्रीज कर दे, जितना टैक्स रेवेन्यू चाहते हो उतना रेवेन्यू कर देते। तो इस अगर को बात को समझ में आई, उसने इमीडिएटली अपने बजट को रिवाइज कर दिया, और रिवाइज करके उसने 215 मिलियन का टैक्सेस और इंक्रीज कर दिया। और टोटल जो रेवेन्यू टैक्स का दिखाया वो 9.4 ट्रिलियन दिखा दिया। और फिर वो बजट जो है उसने प्लेस करा नेशनल असेंबली में, जो कि बजट पास भी हो गया। अब पास कैसे हो गया? उसमें लोग कितने थे नेशनल असेंबली में जब बजट प्लेस करा गया? ना तो अपोजिशन का कोई लीडर था। राजा रियाज साहब थे ही नहीं वहाँ पे। राजा रियाज साहब होंगे भी कैसे? उनको तो उस दिन खाने का बहुत शौक है राजा रियाज साहब को। लगे हुए थे अपने पराठे खाने में, तो कुछ ज़्यादा ही पराठे खा लिए। उनको कहा गया कि भाई अब तो पानी पी लो। कहता 20 पराठे के बाद खाऊंगा। 20 पराठे खाने के बाद भी उन्होंने अपना पानी पिया और फिर खाते गए। और उनका भाई 40 हो गए, कहते नहीं 50 खाऊंगा। 50 खाने के बाद जो उन्होंने ऐसी की तैसी करी वहाँ पर, इतनी कार्बन इमिशन हुआ। मूली के पराठे खाए थे तो कार्बन इमिशन तो होना ही था। ग्लोबल वार्मिंग वाले भी आ गए। भाई कार्बन इमिशन इतना कहाँ से हो रहा है? इतना तो सारे पाकिस्तान में हो रहा है जितना यहाँ पे फैसलाबाद में हो रहा है। तो भाई इसको कंट्रोल करो, इस देश का कार्बन इमिशन को रिपोर्ट कर देंगे हम आपको। आपकी वजह से जो ऊपर ओजोन लेयर है वो खतरे में आ गई है। तो राजा साहब को समझाया गया भैया ये किस तरीके से। अरे मैं क्या करूँ भाई, मेरी तो थोड़ी सी, अगर मैं खुराक नहीं खाऊंगा तो मैं जिंदा कैसे रहूँगा? तो भैया आपको उधर नेशनल असेंबली में जाना था, बजट पास करना था। ओ यार इतनी खा लिया, मूली के पराठे खा लिए, तो मेरा सोने का टाइम हो गया, मेरे को डिस्टर्ब ना करना, समझ गया ना। तो राजा रियाज साहब तो अपने इस चक्कर में फंस गए। उधर जो बजट था उसमें ना तो बिलावल साहब आए थे, वो अपने अलग बिजी हैं, और ना ही उनके अबूजान आसफ अली जरदार साहब आए थे। तो बजट तो पास होना ही था, हो गया बजट पास। उसके अंदर एक और चीज़ इन्होंने पास कर लिया। अब अच्छा ये आपको मैं बता दूँ, जो ये जो बजट पास हुआ है, ये बजट का जो सारा जो असर पड़ेगा वो कॉर्पोरेट सेक्टर पे पड़ेगा और सैलरीड पर्सन पे पड़ेगा। क्योंकि ये इन्होंने डायरेक्ट टैक्सेस में इंक्रीज़ करा काफ़ी और इनडायरेक्ट टैक्सेस में करा।
और अल्टीमेटली तो बर्डन कॉमन पर्सन को ही पड़ता है। तो ये बर्डन जो है वो काफ़ी ज़्यादा होने वाला है। ऑलरेडी काफ़ी जो टैक्सेस इंक्रीज़ होने की वजह से जो चीज़ें हैं, कमोडिटीज़ हैं, उनके प्राइसेस इतने ज़्यादा हो गए, इन्फ्लेशन रेट जो है ओवर 40% है। और जो अब नेशनल असेंबली का जो बजट पास हुआ है वो 14.48 ट्रिलियन बजट है, वो पास करा गया है। और इन द एब्सेंस ऑफ बिलावल साहब और असफ अली जरदारी साहब। राजा राज की तो मैंने आपको कहानी सुनाई दी अपने तरीके से, ठीक है ना। तो जो और नेशनल असेंबली में एक और जो इम्पोर्टेंट बिल पास करा गया है, उसके अंदर ये है कि जो भी डिस्क्वालिफिकेशन अगर होती है, किसी भी वजह से होती है, वो 5 साल से ज़्यादा नहीं होगी। और बेसिकली आपको पता ही है क्यों पास करा गया है। वो इसलिए पास करा गया है जिससे कि नवाज शरीफ साहब आ जाएं, क्योंकि जिस तरीके की कहानी जरदारी साहब कर रहे हैं और धनाधन लोगों को अपनी तरफ खींच रहे हैं, उधर तरीन साहब भी अपनी तरफ खींच रहे हैं, तो PMLN की जो पोजीशन है वो बड़ी डाइल्यूट होती जा रही है। तो इस टाइम जो बहुत ही ज़्यादा सख्त ज़रूरत है कि नवाज साहब आएँ और अपनी कुर्सी को संभालें और लोगों को अपने तरीके से अपनी तरफ अट्रैक्ट करें और लोगों के अंदर एक कॉन्फिडेंस लेके आएँ। मैंने कहा था भाई साहब आप जब तक नहीं आओगे तब तक यहाँ पे कुछ नहीं ठीक होने वाला है, और भाई साहब ने मेरी बात मान ली है और बड़ी जल्दी भाई साहब आने वाले हैं। ये काम जितने भी हैं, जो चीज़ों को संभालना है, लोगों को संभालना है, उनके अंदर कॉन्फिडेंस लाना है, वो सब भाई साहब आके करेंगे, आप देख लेना। इसलिए मैं कह रहा हूँ IMF के जो है साखदार, तो किसी भी तरीके से इसको बजट को जल्दी से पास करा, उधर कंफर्मेशन भेज IMF वालों को। IMF की 29 तारीख की मीटिंग है, उसके अंदर इस पास हो जाना चाहिए। और हमारा 30 जून का जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट है, ये पास होना चाहिए और हमारे को डिसबर्समेंट आनी चाहिए, समझ के। उनकी कोई भी ऐसी चीज़ मत छोड़ो जो कहें कि भाई ये चीज़ है, हाँ है। उनको जितना इन्फ्लो चाहिए हमारे बजट के अंदर से, उससे ज़्यादा दिखाने में और करने में बहुत फ़र्क होता है। ये हमें किसी भी तरीके से IMF की जो किस्त है लेनी लेनी है, समझ गए मेरे भाई। तो इसको तुमने छोड़ना नहीं है। तो अब ये बजट का तो बर्डन पब्लिक पे डाल ही दिया गया है टू इंक्रीज द रेवेन्यू एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ IMF। अब आवाम भी जो है वो उन्होंने दे हैव स्टार्ट इग्नोरिंग ऑल दिस थिंग। उनका जो बर्डन है, जो जैसी चीज़ है, जिस तरीके से रुख करेंगे उस तरीके से चलेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट से इस टाइम तो लड़ाई करना बेकार है। आर्मी जो है वो अपने तरीके से अपने रूल से लोगों के ऊपर काबू कर रही है, तो लोग जो है लाचार हो गए हैं, उनके पास कोई और डायरेक्शन नहीं है और ना ही कोई ऐसा लीडर है उनके पास जो उनकी उनकी बात को जिस तरीके से सुन सके। तो अब उन्होंने सारा कुछ जो ये छोड़ दिया है कि जैसे गवर्नमेंट कर रही करने दो, इलेक्शन करवाओ। अब देखो ना, इन्फ्लेशन जो है वो 40% से ऊपर हो गया, चीज़ें इतनी महंगी हो गई है, वो अपनी जो भी उनका जो कमाई है, उस कमाई से उसको रोज नहीं पूरा कर पा रहे हैं। अब उधर दूसरा क्या कर रहा है स्टेट बैंक ने कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए उसने 100 बेसिस पॉइंट इंक्रीज कर दिया। तो अब रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो बेसिक रेट ऑफ इंटरेस्ट है 22%, एक्चुअल जो होगा वो 25-26% होगा। और दूसरा बाहर से जो अगर कोई लोन लेना चाहेगा तो वो समझ लीजिए 25% से ऊपर ही होगा। ये सब जो करा जा रहा है, जो है वो टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन। पर असली बात में ये IMF को इम्प्रेस करा जा रहा है कि हम अपने इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए हमने अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दिया है, जस्ट टू इम्प्रेस देम। तो अल्टीमेटली तो जो ये है, पेपर्स में तो अभी दिखाई रहे हैं कि ये जो बढ़ाने से हमारा जो इन्फ्लेशन है कम होगा, लेकिन एक तरफ तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट को ऊपर करके कोशिश कर रहे हैं कि इन्फ्लेशन को कम करा जाए, उधर वो इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ा के कॉस्ट ऑफ गुड्स को बढ़ा रहे हैं। इन्फ्लेशन वहाँ तो बढ़ ही रहा है जो उन्होंने टैक्सेस इंक्रीज करे हैं। और अभी इस कॉस्ट ऑफ फंड से क्या आप सोचते हो कि कोई जो कंपनी होगी, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग है चाहे वो ट्रेडिंग है, जो भी लोन उठाता है बैंकों से टू डू देयर बिजनेसेस फॉर देयर एक्वायरिंग देयर कैपिटल गुड्स के लिए एक्वायर करता है या फिर वर्किंग कैपिटल के लिए करता है,
तो क्या इतने हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट से वो लोन ले पाएगा? अगर ले भी पाएगा तो अल्टीमेटली किसके ऊपर पड़ेगा प्रेशर? पब्लिक के ऊपर। क्योंकि इसके रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज होने से जो कॉस्ट ऑफ गुड है वो डेफिनेटली इंक्रीज हो जाएंगी। तो कोई भी जो बिजनेसमैन है वो अपना कमोडिटी सस्ते भाव में तो बेचेगा नहीं, ये लॉस में तो बेचेगा नहीं। प्रॉफिट कमाना है, प्रॉफिट कमाने के लिए इसलिए कॉस्ट ऑफ गुड्स जो है वो इंक्रीज हो जाएंगी। अब देखिए इसका जो अल्टीमेटली प्रेशर है वो फिर पब्लिक के ऊपर ही पड़ेगा। और प्रेशर तो बिजनेस के ऊपर भी आ गया है, कंपनीज के ऊपर भी आ गया, कॉर्पोरेट पे भी आ गया है कि इतने हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट से, इतनी हायर कॉस्ट ऑफ फंड से दे कैनॉट compete विद द आउटसाइड बॉडी, आई मीन आउटसाइड पाकिस्तान एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। क्योंकि यहाँ अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स जो है वो इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएंगे, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में जो कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, कॉस्ट ऑफ फंड्स हैं, इन लॉजिस्टिक कॉस्ट, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन द cost of commodities. And with your cost of commodities and the cost of commodities in the ओवरसीज मार्केट, आप उसको कम्पीट नहीं कर सकते। तो अल्टीमेटली आपके एक्सपोर्ट के ऊपर भी इफेक्ट करेगी। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी कुछ चल रही, जो पॉलिसीज़ चला रहे हैं अभी, वो बहुत ही सिचुएशनल प्रोसेस है, पॉलिसीज़ हैं। जो चीज़ जिस जिस पर्टिकुलर फैक्टर को चाहिए होती है उसको पूरा करने में लगे जाते हैं। जो ये नहीं देखते कि उस फैक्टर को तो पूरा कर दिया, पर उस फैक्टर से 100 फैक्टर और इफेक्ट हुए। तो ये चीज़ इजाकदार वगैरह जो समझा बात करते हैं, डिस्कस करते हैं पीएम से, तो पीएम कहता है कुछ नहीं करना मेरे को, हमें सबसे पहले सिर्फ जो पैसा लेना है आईएमएफ से पैसा लेके आना है, उसकी जो कंडीशन है उसे पूरा करो, बाकी की बात बाद में देखी जाएगी। तो ये आज एक था, एक चैप्टर जो वो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता था अपने तरीके से, और आपको कन्वे करना चाहता था मैसेज कि क्या उठापटक चल रही है पाकिस्तान के अंदर, जो अल्टीमेटली जो वहाँ के जो लोग हैं, आवाम है, उसके ऊपर गवर्नमेंट अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए या आईएमएफ को सेटिस्फाई करने के लिए वो बिल्कुल नहीं परवाह कर रही कि आवाम के ऊपर इसका क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड आई रिक्वेस्ट यू टू like my video and subscribe it and press the icon button. Thank you for watching my video.